नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में एक बार पुनः आपका अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने आधुनिक हिंदी कविता के विविध चरणों का नामोल्लेख करते हुए प्रथम उत्थान काल अर्थात भारतेंदु युग को आत्मसात करने का प्रयत्न किया था। आज हम आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय उत्थान काल अर्थात द्विवेदी युग को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। साहित्य में द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद का समय है। यह आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय उत्थान काल है, जो नवजागरण, सुधारवाद, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की अनुभूतियों से अनुप्राणित है। अपने समय के सजग साहित्यिक प्रहरी आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही युग का नामकरण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। जागरण सुधार काल नाम से ही स्पष्ट है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति सुधारवाद की है। हिंदी भाषा का परिष्कार युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति, मानवतावाद की प्रतिस्थापना, आदर्शात्मक और नीतिपरक कविताओं की रचना, भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान आदि युगीन साहित्य के प्रमुख विषय है। युग की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका सरस्वती है, जिसका संपादन द्विवेदी जी ने किया है। युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान करने में सरस्वती का योगदान अविस्मरणीय है। सरस्वती और आचार्य द्विवेदी दोनों व्यक्ति या पत्रिका न होकर भाषा और साहित्य की दो बड़ी संस्थाएं थी। साहित्यिक महत्व की दृष्टि से दोनों का ही महत्व ऐतिहासिक है। राष्ट्रीयता इस युग की प्रमुख प्रेरणा शक्ति है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती युगीन साहित्य की धरोहर है, अमूल्य निधि। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, मुकुटधर पांडे युग के प्रमुख कवि हैं। कविता के साथ साथ निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का पूर्ण विकास इस युग में हुआ है। युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह उल्लेखनीय नाम है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी, बंग महिला की दुलाई वाली, आचार्य शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम्य एवं चंद्रधर शर्मा की उसने कहा था, हिंदी की पहली कहानी में जिनके नाम शुमार हैं, इसी युग की देन है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि गद्य साहित्य अपनी सभी विधाओं एवं दिशाओं में जिसकी नींव भारतेंदु युग में पड़ गई थी, उनका पूर्ण परिपाक द्विवेदी युग में हुआ है। तो चलिए अब हम किंचित विस्तार से युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के संदर्भ में आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों का अवलंब पाकर द्विवेदी युगीन कविता में सामाजिक सुधारवाद की प्रवृत्ति प्रबल हुई। सुधार की यह प्रवृत्ति भाषाई चेतना से उद्भूत होती है। भारतेंदु युग में गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली स्वीकार कर लेने पर भी कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य रहा है।
द्विवेदी युगीन कवियों ने यह महसूस किया कि यदि वास्तव में साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास घोषित करना है तो जन सामान्य की भाषा में ही साहित्य रचना करना श्रेयस्कर है। जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज भाषा के सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव को परिलक्षित किया तथा ब्रज भाषा के चीर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया और गद्य और पद्य की भाषा में एकीकरण पर बल दिया। उनके अथक प्रयत्न एवं सफल दिशा निर्देश के फलस्वरूप बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली ही काव्य की मुख्य भाषा बनी। उनकी अमोघ प्रेरणा एवं वात्सल्य में प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप समय अनुसार चलने वाले कवियों ने भी अपना रास्ता बदलते हुए खड़ी बोली के आंदोलन में भाग लिया। ऐसे कवियों में मैथिली शरण गुप्त हरिओद प्रमुख है। हरिओद जी ने खड़ी बोली हिंदी में ही प्रिय प्रवास जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य लिखा, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस और तुकबंदी रहा है, लेकिन प्रिय प्रवास, जयद्रथ बद्ध और भारत भारती की लोकप्रियता ने ब्रज भाषा के मोह को तोड़ दिया है और खड़ी बोली की विजय हुई है। जागरण और सुधार के इस काल में द्विवेदी युगीन कवियों ने आदर्शात्मक और नीतिपरक कविताओं की रचना पर विशेष जोर दिया है। भारत भारती में गुप्त जी ने काव्य रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरित मानस सर्वत्र सम्मान्य है, सत्य काव्य युक्त उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। द्विवेदी युगीन साहित्य का प्रस्थान बिंदु उचित उपदेश का कर्म और आदर्श का प्राधान्य है। उपदेश और आदर्श के प्राधान्य से प्रेरित होकर कवियों ने साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती आदि श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की रचना की। ऐसा नहीं है कि जन सामान्य पर इन कवियों ने कविता नहीं लिखी है। कृषक, भिक्षुक, विधवा आदि समस्याओं पर इनकी ढेर सारी कविताएं हैं, पर आदर्शात्मक ही इनका मुख्य ध्येय रहा है। द्विवेदी युगीन कविता में इन्हीं आदर्श और उपदेशात्मक प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए आलोचकों ने कहा है कि द्विवेदी युगीन काव्य नीरस, शुष्क, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक है। एक सीमा तक यह बात ठीक भी है। नए नए काव्य विषयों और अपरिमार्जित भाषा को स्वीकार करने के कारण प्रारंभिक वर्षों में यह स्थिति बनी रही, जिनमें भाव प्रवणता की कमी थी, किंतु यह भी निश्चित है कि धीरे धीरे उनमें मधुरता, सरसता और भावपूर्णता आती गई। प्रिय प्रवास, साकेत, जयद्रथ बद्ध, भारत भारती आदि ओजपूर्ण रचनाओं को देखकर हम इस युग के काव्य पर यह लांछन नहीं लगा सकते। हाँ, सद उपदेश और उच्च आदर्शों का समावेश इस युग में अंत तक बना रहा, क्योंकि वह द्विवेदी कालीन सिद्धांत उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए के अनुरूप था। अब तक हमने जागरण सुधार काल नाम के अनुरूप द्विवेदी युगीन काव्य की अंतः काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा की। अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों का विकसित रूप, भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों के समान ही द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता को कविता का प्राण माना गया है और प्रायः सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया है। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है कि द्विवेदी युगीन कवियों की राष्ट्रीयता भारतेंदु युग की भांति सामूहिक रुदन तक सीमित नहीं है, बल्कि
समस्याओं के कारणों पर विचार करने के साथ साथ उसका समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न है। राष्ट्रीय भावधारा के शीर्षस्थ कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। स्पष्ट है कि कारणों की जड़ तक जाने के पश्चात उत्सर्ग और बलिदान के माध्यम से अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए कवियों की कविता प्रेरणा का माध्यम रहा है। देशभक्त वीरों, मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। देशभक्ति की भावना और देश के गौरव की रक्षा इस राष्ट्रीयता का बृहत्तर भाव है, जिसकी मुखर अभिव्यक्ति युगीन साहित्य में दृढ़ता के साथ होगी। मानवतावाद की प्रतिस्थापना इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युगीन साहित्य की महत्वपूर्ण रचना साकेत के राम का यह कहना है कि संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। या फिर प्रिय प्रवास की राधा की सेवा, दया एवं पर पीड़ा हरण के कार्य को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में मानवता का पक्ष कितना प्रबल रहा है। द्विवेदी युगीन कवि, चाहे वह मैथिली शरण गुप्त हो, हरिओध हो, गोपाल प्रसाद सनेही हो, नाथुराम शंकर शर्मा हो या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह हो, सभी मानवतावादी कवियों ने अपने काव्य में पीड़ितों, शोषितों, दलितों और दुर्बलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में शोषण और अन्याय के शिकार थे किसान, मजदूर, अछूत और विधवा। अतः कवियों ने इनकी दयनीय दशा का कारुणिक चित्र उपस्थित कर उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, जो मानवतावाद की पहले से ही। पीड़ितों, शोषितों, दलितों और दुर्बलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने काव्य में विश्व प्रेम का स्वर गुंजरित किया है। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। स्पष्ट है कि मानवतावाद द्विवेदी युगीन साहित्य की अंगभूत विशेषता है और इसकी प्रतिस्थापना के लिए प्रायः सभी कवि प्रयत्नशील रहे हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रकृति वर्णन। भारतेंदु युग में केवल कतिपय कविताओं प्रकृति को अवलंब रूप में प्रस्तुत किया गया था। अधिकांश कवियों ने उसका उद्दीपन रूप ही चित्रित किया। द्विवेदी युग में वह काव्य का स्वतंत्र विषय बनी। अब न तो वह निर्जीव थी और न उसका चित्रण रूढ़ी पालन के लिए नायक नायिका के संदर्भ में ही किया गया है। यद्यपि अब भी उसे इतना संवेदनशील, मानव के सुख दुख से प्रभावित और उसकी चीर संगिनी के रूप में चित्रित नहीं किया गया है जितना छायावादी युग में हुआ है। फिर भी कवियों ने खुली आंखों से उसके मनोरम रूप को देखा है और उसकी हृदय हारी छवि अंकित की है। कल्पना वैभव और लाक्षणिकता का अभाव होते हुए भी इस काल के प्रकृति चित्रण में यथार्थ दर्शन पर आधारित सरसता है। प्रिय प्रवास के आरंभ में दिवस का अवसान समीप था, या फिर पंचवटी में रात्रि वर्णन के लिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, जैसे उदाहरणों को देखकर द्विवेदी युगीन कवियों की प्रकृति संबंधी चेतना को समझा जा सकता है। भाषाई चेतना इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। द्विवेदी युग में सभी काव्य रूपों का
सफल प्रयोग दिखाई देता है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का सुंदर और सफल प्रयोग इस युग की काव्य की एक बड़ी विशेषता है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत प्रबंध काव्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक, स्वप्न मुक्तक काव्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु युगीन साहित्य में जिस नवीन चेतना का संचरण हुआ, बीजारोपण हुआ, वह द्विवेदी युग में आकर पल्लवित और पुष्पित हुआ है। द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के आलोक में भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। द्विवेदी युग में जिस सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात पर जोर दिया गया है, राष्ट्रीयता की आवाज बुलंद की गई है, जागरण एवं सुधार की बातें कही गई है, उसका प्रस्थान बिंदु भारतेंदु युगीन साहित्य ही है। हाँ, एक बात अवश्य है कि खड़ी बोली के स्वरूप निर्माण में परिमार्जित और परिनिष्ठित हिंदी के लिए द्विवेदी युगीन कवियों ने जो प्रयास किया है, वह केवल इस युग की विशेषता है और इस दृष्टि से द्विवेदी युगीन साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है।